हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। वर्क एनर्जी पावर का हमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े थे। कुछ सवाल हमको लगता है कि और करना चाहिए, वो करके इसको खत्म करते हैं। तो एक दो सवाल देते हैं आपको, करिए जरा। रॉड वाला क्वेश्चन किए थे ना अंत में, आई थिंक। मिनिमम वेलोसिटी कितना था बॉटम मोस्ट पॉइंट पे? अंडर रूट 4g। अब सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहां पर एक एम मास है, एक और एम मास बंधा हुआ है। ठीक है बच्चा? और ये लेंथ है L, ये भी लेंथ है L। बोथ masses are M and M. Rod is massless. Rod is massless. Okay. आपसे पूछा गया है फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा at bottom most point so that setup completes vertical circular motion। vertical सर्कुलर मोशन। बस हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कल वाले चीज का। खत्म करने से पहले थोड़ा इस सवाल को आप करेंगे या आप चाहते कि मैं करूं? आप करेंगे कि हम कर दें? कुछ तो बोलो। ट्राई करते हैं। ठीक, करो। बच्चों मान लेते हैं यहां पे एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बाबू? और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू 12, दैट इज 2 ओमेगा। और उसके बाद ऐसे जाएगा ये वर्टिकल पॉइंट पे। अरे है ना, बोलो। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा बच्चों, अरे बच्चों, तो इच्छा क्या है हमारा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके कम से कम वो मतलब ओमेगा यहां पर 0 से थोड़ा ज्यादा हो, ऑलमोस्ट 0 कह सकते हो। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है भाई। नो इट्स फाइन, है ना। तो यहां पे ओमेगा फाइनल कितना हो जाए? ओ बाबू, ओमेगा फाइनल यहां पे कितना चाहिए हमको? तो इसका वी फाइनल भी 0, इसका भी वी फाइनल 0। यस और नो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितना ऊपर जाएगा? 12 नहीं, और ये वाला कितना ऊपर जाएगा? 4L, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। इस पे कितना हो जाएगा? माइनस एम जी इंटू 2L। इस पे कितना? माइनस एम जी इंटू 4L। यस और नो? और दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 2 ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यस और नो? कहो कहो। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ओमेगा ही सॉल्व करना है ना हमको। तो ये कितना mgl हो गया? 6, माइनस माइनस कट गया, तो 6 mgl बराबर यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर 4/2। तो यहाँ 2 रहेगा ना,
बोलो। तो 6mgl बराबर 5/2m ओमेगा स्क्वायर एल यस और नो। m ने m को l से l भी कट गया नहीं, तो 12g/5l का अंडर रूट, दिस इज द मिनिमम ओमेगा। नहीं आना अच्छी बात नहीं है, आना चाहिए, इसमें कोई ऐसा बात नहीं बता रहे हैं हम जो तुमको नहीं बताए हुए इससे पहले, सब बताए हुए। हाँ कहते तो आंसर भी आना चाहिए भाई। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जो देख लो, कल जैसा ही क्वेश्चन सब करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि एक कॉइन है जो हम लोग किए थे कटोरा वाला क्वेश्चन, उसमें तो जेंटली छोड़ दिए थे ना, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 पे शायद हमको लगता है, नहीं ये कॉन्टैक्ट लूज किया था। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी दे दिए, कितना वेलोसिटी दिए हैं, √gr/2। ओके, और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है तो फाइंड थीटा, आप बता देंगे? बताइए क्या क्या चीज का सहारा लेंगे? डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम करके देखिए, बताइए जरा। ठीक है सर, क्या किए इसमें आप बताइए जरा। आप यहां तक लेके आए होंगे, हाँ ना बोलिए। यहाँ के वेलोसिटी को आपने माना होगा v फाइनल, कहो हाँ। वेरी गुड। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, r cos थीटा, यस और नो। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा। ओके, work done by gravity is equal to k final minus what is work done by gravity, mg r minus r cos k final कितना, हाफ m v final का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। हाउ मच इज v इनिशियल, √gr/2। तो उसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो gr/, कहो हाँ। अरे m साइलेंट है भाई, ठीक है, इंडिया में आजकल चल ही रहे ठीक, समझ रहा हूँ, साइलेंट करवा दिया गया है। तो हाँ, तो दिस इज वन थिंग। दूसरा, यहां पर हमको एफबीडी बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो थीटा वेरिएबल है और वी फाइनल भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व। तो एफबीडी बनाएंगे तो क्या क्या आएगा बच्चों, मक्खी कहां बैठा हुआ, अरे मकरी है इस बार तो। हाँ, तो एफबीडी में क्या क्या आएगा, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, mg इधर नीचे की तरफ, mg के कितने टुकड़े, ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल से, तो इधर वाला mg cos थीटा और इधर वाला सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या है, mg cos थीटा माइनस n। ये दोनों मिल करके इस डायरेक्शन में क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू होगा v फाइनल का स्क्वायर बाय r, वो r होना चाहिए छोटा, यस और नो। तो सेंटर की तरफ नेट इक्वेशन क्या लिखाएगा, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv फाइनल का स्क्वायर बाय r, यस और नो। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कांटेक्ट तो लूज हो जाए, नहीं कह ही रहा है कि हो रहा है, मतलब कांटेक्ट लूज करना माने नॉर्मल, तो यहां से m से m, तो v फाइनल का वैल्यू √gr, ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे,
पुट कर दें? तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके बाद इन दोनों को सॉल्व। यस और नो? पहला में इक्वेशन क्या आएगा थोड़ा बताओ तो बच्चों। एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज योर एलएचएस। आरएचएस में हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाफ एम जी आर कॉस थीटा माइनस एम जी आर बाई 4 की 8 सही की गलत? एम जी आर से एम जी आर तो क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1 बटा, तो 1 प्लस 1 बाई 8 दैट इज 9 बाई 8। ये क्या गया? 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2 कॉस थीटा। यस और नो? तो 2 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 3 बटे 4 बराबर कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस इनवर्स 3 बाई, ऐसा कोई दिक्कत का चीज तो नहीं था, बोलो। आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए। ये डिट्टो वैसा ही था पिछले सवाल में जब हम लोग क्लास में किए थे लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल 0 था, अब वेलोसिटी इनिशियल कुछ है, बस उतना ही सही चेंज आया, और तो कोई चेंज आया नहीं। शुड आई इरेज? बोलो। हटा देना। अच्छा, इसमें मान लीजिए कि ऐसा सवाल दे दे आपको, आए तो आया मुझे याद, यहां पे क्वाइन है बउआ, क्या है? रेडियस इज आर। What should be the minimum value of V? What should be the minimum value of V so that coin loses, V is horizontal, V is horizontal, ये 90 डिग्री है, so that coin loses contact at the top point only, at the टॉप पॉइंट ओनली। हम देखे थे ना यहाँ पे √GR/2 किए थे तो थोड़ा नीचे आके कॉन्टैक्ट लूज किया था। अब बोल रहे हैं कि कम से कम कितना वेलोसिटी यहाँ रखें कि ऊपर में ही जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिए कि कॉन्टैक्ट लूज कर जाए। ठीक है, तो थोड़ा करके बताइए जरा आप। सिंपल है, तो रटते क्यों नहीं? हाँ सर, व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया बच्चों? नीचे की तरफ लिखा, ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना? v स्क्वायर बाई, व्हाट इज द इक्वेशन? mg माइनस n बराबर mv स्क्वायर बाई r। यस और नो? और हम कॉन्टेक्ट यही लूज कराना चाहते हैं, तो नॉर्मल का वैल्यू 0 कर दें, तो mg का वैल्यू कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई r, m से m, तो v का वैल्यू कितना हो गया? √GR। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक और सवाल करें? ये तो सब लोग कर लिए होंगे। सर्कुलर मोशन में भी सवाल कराए थे, ब्रिज पे ट्रक चल रहा था, कार चल रहा था। ठीक, देखो ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, यहाँ पे फिक्स है, ठीक, और ये पॉइंट मास है, और दिस लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां से हम इसको रिलीज कर दें, यहां से हम रिलीज कर दें, यहां पर हम एक ठोके हुए हैं, यहां पर हम एक जस्ट वर्टिकली बिलो दी, यहाँ जहाँ पे हम रस्सी को बांधे हुए हैं उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक कील ठोके हुए, उसको इंग्लिश में बोला जाता है पेग। ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि तो फिर जब ये यहाँ आएगा तो कील इसको क्या करेगा?
यहाँ इतने पार्ट राशि को रोक देगा। अब बाकी क्या, बाकी जो पार्ट है वो इस पॉइंट के अबाउट चक्कर लगाने लगेगा। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ L so that M completes the vertical circular motion। L का कम से कम क्या वैल्यू हो कि M जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। कोशिश करके देखिए, बताइए जरा हमको, मतलब होगा क्या, ये बात समझ रहे हो ना बाबू? बताओ तो यस सर जो कह रहे हो क्या होगा? वहाँ पे जो स्ट्रिंग आके वहाँ पे लगेगा। हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद फिर जो सर्कुलर मोशन होगा वो ऐसे नहीं, इस पॉइंट के अबाउट होगा। इज दैट ओके? एल का मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। वन लाइनर सॉल्यूशन है, एक लाइन में हो जाएगा, कोई ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये तो आपका आ ही गया होगा आराम से। नहीं, सबसे पहले यहां से छोड़ेंगे तो ये बॉल जब इस जगह पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? अंडर रूट 2GH। H के जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर या 0.15 मीटर। नहीं, इधर ओके? अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आकर के रस्सी फंस जाएगा। नहीं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसके अबाउट होगा। ये वाला लेंथ है L, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 15 cm माइनस L। तो हम लोग 0.15 cm में भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन अब वहां चूंकि मीटर में ले लिए हैं तो करते हैं। ये हो जाएगा 0.15 माइनस L। सही कि गलत? अब यही मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है जिसके अराउंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो अगर इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अंडर रूट 5G इंटू आर कितना? 0.15 माइनस L, इतना होना चाहिए। और ये वेलोसिटी जब इसके बराबर, यहां पर जो वेलोसिटी मिला है वो इसके बराबर हो जाए तो मेरा काम, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो दोनों को बराबर करके स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू जी इंटू 0.15 इज इक्वल टू 5 इंटू जी इंटू 0.15 माइनस L। सही कि गलत? जी से जी कट जाएगा ना, और ये कितना आएगा? 0.3 नहीं, और ये आएगा 0.75 माइनस 5L। काहे जबरदस्ती इतना मेहनत करवा दिए। 5L बराबर ये कितना हो जाएगा? 45 ना, 0.45। तो L का वैल्यू हो गया 0.09 मीटर, तो दैट इज 9 सेंटीमीटर। यस और नो? कोई दिक्कत का बात तो नहीं है। खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे किसका? पावर का। स्टार्ट करें? ये लिख लियो, ये आखिरी टॉपिक है। क्या क्या जानते हो पावर के बारे में तुम लोग? पावर तुम 9th क्लास में भी एक बार पढ़े होगे। नहीं, क्या होता है पावर? ताकत, शक्ति। हाँ, क्या पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन पर यूनिट। ठीक है भाई, पहला डेफिनेशन बच्चा बोल दिया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इसी को बोलते हैं रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड। 9th क्लास में पढ़े हो ना? तो P का वैल्यू कितना हो गया? dW बाई dt। 9th में W बाई T पढ़ते होगे, वर्क बाई टाइम। तो वहां पर तो हम लोग को इंस्टेंटेनियस और एवरेज में फर्क नहीं मालूम था,
लेकिन ये जो पावर होगा, इस पावर को हम लोग कौन सा पावर बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dW/dt, है ना। और एक क्या होता है? एवरेज पावर। क्या होता है? एवरेज पावर क्या हो जाएगा? डेल्टा W/ΔT। बड़े इंटरवल में वर्क बाय टाइम करेंगे तो एवरेज पावर, छोटे इंटरवल में करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर। सुनो मेरी बात, देखो जैसे कोई मोटर है घर में, है ना, पानी वानी ऊपर चढ़ाने के लिए, तो वो मोटर 1 सेकेंड में कितना काम तुमको करके देता है, वो काम ही उसका पावर कहलाएगा। ठीक है क्या? देखो, दो प्रकार से पावर को समझते हैं। मोटर कुछ एनर्जी खाता भी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है ना, और बदले में क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी देता है, मतलब पानी को ऊपर पहुंचाता है, पानी के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है। यस और नो? तो 1 सेकेंड में जितना एनर्जी वो बढ़ा देगा, पानी का पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते, बढ़ाता है, खींच करके किसी स्पीड से फेंकता है, तो 1 सेकेंड में जितना वो एनर्जी दे देगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, वो कहां से देगा? काम किया होगा तब देगा। तो ये पावर होगा उसका आउटपुट पावर। ये क्या कहलाएगा? आउटपुट पावर। यस और नो? वो कुछ एनर्जी कंज्यूम भी कर रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ करंट वो खा रहा होगा, कुछ करंट ले रहा होगा, करंट से हम लोग पावर पे पहुंचते हैं, देखते हैं I²R जो है सो पावर होता है, 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। तो वो कुछ एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा होगा और कुछ एनर्जी हमको वापस से वो काम करके दे रहा होगा। मान लीजिए 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, अगर तो उसका इनपुट पावर हो गया 100 जूल पर सेकेंड, दैट इज 100 वाट। तो और अगर मान लीजिए कि 1 सेकेंड में वो पानी का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 80 जूल बढ़ा दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में 80 जूल एनर्जी दे रहा है, मतलब वो काम क्या होगा? तो वो मेरा क्या हो जाएगा? आउटपुट पावर। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, और उसी को हम लोग बोलते हैं वाट। एक और पॉपुलर यूनिट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। अंग्रेजों ने ज्यादा यूज किया इसको, हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। यस और नो? तो अभी तक हम क्या समझे? एक समझे इंस्टेंटेनियस पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, एवरेज पावर होता है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जूल पर सेकेंड, दैट इज वाट। दूसरा जो यूजुअल यूनिट होता है, घर में मोटर खरीदते हुए तो उसका पावर वाट में नहीं लिखा जाता है, हॉर्स पावर में लिखा जाता है, 1 HP का, 2 HP का नहीं। तो ये है। दूसरा हम आपको बताएं कि पावर को भी कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट में। जैसे एसी है, तो ये 1 सेकेंड में कुछ बिजली खा रहा होगा, है ना। मान लीजिए कि 100 जूल एनर्जी ये खा रहा है, और उसके बदले में हमको क्या कर रहा है? रूम से हीट को बाहर भेज रहा है, रूम को ठंडा कर रहा है। तो प्रति सेकंड मान लीजिए कि 80 जूल एनर्जी वो बाहर भेज दे रहा है, काम कर रहा होगा तभी वो एनर्जी बाहर भेज रहा है। तो ये जो 80 जूल है, ये इसका क्या? 80 जूल पर सेकंड जो है ये इसका आउटपुट पावर है, और 100 जूल पर सेकंड जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बिजली का, वो हो गया इसका इनपुट पावर। यस और नो? तो पावर का एक चीज तो मतलब वो रेट ऑफ वर्क डन। जैसे हम ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक कोई कुली है, और वो कुछ बॉक्स ले करके और उसको ऊपर लेके पहुंचा देता है, या किसी चीज को उठा करके ऊपर लेके जाता है, तो 1 सेकेंड में जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा होगा, वो उसका काम कर रहा होगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा। तो वो जो 1 सेकेंड में एनर्जी बढ़ा रहा है या काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर। ठीक है क्या? और इसको तुम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो या लिख सकते हो, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। नहीं, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। लेकिन ये कौन सा पावर होगा? 1 सेकेंड में एनर्जी जितना कंज्यूम कर रहा हो, कौन सा पावर होगा?
रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन या हीट डिसिपेशन, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, 1 सेकेंड में कितना हीट हमको दे रहा है या कितना एनर्जी दे रहा है, इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। समझिएगा मेरी बात, जैसे कोई आयरन है, आयरन समझ रहे हो ना, कपड़ा वाला, तो 1 सेकेंड में कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और फिर उसके बदले में हर सेकंड हमको कुछ हीट भी दे रहा है ना। तो 1 सेकेंड में जितना हीट एनर्जी हमको दे रहा हो उसका आउटपुट पावर होगा, 1 सेकेंड में जितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा होगा वो उसका इनपुट पावर होगा। ठीक है क्या? तो अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो 1 सेकेंड में जितना काम करके हमको दे रहा है दैट इज इट्स पावर, जनरली आउटपुट पावर। कोई बल्ब अगर मान लीजिए हमको एनर्जी दे रहा है तो 1 सेकेंड में जितना लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी दे रहा है दैट इज इट्स पावर, ऑब्वियसली दैट इज आउटपुट पावर। कोई इंस्ट्रूमेंट 1 सेकेंड में कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो दैट इज इट्स पावर, लेकिन इनपुट पावर। क्लियर है क्या? इस सब में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब थोड़ा सा हम इस डेफिनेशन को फिजिक्स और मैथ्स का यूज करके थोड़ा और बेहतर बनाएंगे। आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़े। सॉरी, पावर का डेफिनेशन क्या हुआ? dw बाय, क्या आपको dw का वैल्यू मालूम है? छोटा सा वर्क डन क्या होता है? F डॉट ds, dw इज F डॉट ds। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? F डॉट बाई dt। ठीक है, अब हम लोग अभी इंस्टेंटेनियस पावर का बात करें। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? तो इंस्टेंटेनियस पावर जब होगा F डॉट, उस समय में कोई F तो कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका एक फिक्स वैल्यू होगा। तो ये जो मतलब हम लोग F है उसको हटा करके सिंपली डॉट में ds बाई dt लिख सकते हैं। इज दैट ओके? तो F ds बाई dt क्या हो जाएगा आपका? F डॉट v। F डॉट v क्या देता है आपको? कौन सा पावर देता है? इंस्टेंटेनियस पावर। क्या देता है? तो अगर हमारे पास कोई ब्लॉक है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है और इसका वेलोसिटी इधर है और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा? F इंटू वी इंटू कॉस थीटा, F इंटू वी इंटू कॉस थीटा। तो P बराबर F भी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये एक और डेफिनेशन है उसका, पावर का, उसको भी लिखिएगा थोड़ा। सुनो ना, इसमें कुछ कुछ चीज है जो हम तुमको लिखवा देते हैं, हम तुमको एकदम गारंटी देते हैं कि तुम 10 को सवाल पावर का सॉल्व करोगे तो उसमें 4-5 को सवाल में यही 2 चीज का जरूरत पड़ेगा जो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, मैंने उसमें टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का फाइट रहता है। थोड़ा देखते हैं इस डेफिनेशन को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। पहला हम लोग मान लेते हैं, लेट F एंड V आर इन सेम डायरेक्शन। F और V को हम लोग सेम डायरेक्शन में लिखेंगे, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा? F V cos 0 डिग्री, या पावर जो हो जाएगा F इंटू वी हो जाएगा। कहो हाँ? ठीक, मेरा बात समझो। ये जो पावर है ना, हेलो पेन नीचे कर लो, यहां पे हम फोर्स को एक बार क्या करते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। कोई दिक्कत तुमको? नो दिक्कत। एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt भी लिख सकते हैं और v dv बाई ds भी लिख सकते हैं। तो पावर का वैल्यू जो होगा m इंटू dv बाई dt इंटू v होगा, है ना? तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिख देते हैं p इंटू dt बराबर mv dv, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इतना लिखने के बाद मन में क्या आ रहा है कि करें, यहाँ इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेशन p dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mv dv। ठीक है, m इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर ब्लॉक, फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, किसी के लिए जिसका मास कांस्टेंट है। तो अगर हम m कांस्टेंट मान लेते हैं जनरली जो होता है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हाँ, इंटीग्रेशन p dt इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन
वी डी वी, है ना। इसमें क्या चीज वेरी कर रहा है, टाइम। तो लिमिट जाएगा टाइम का, कहां से कहां तक, 0 से t या t इनिशियल से t फाइनल, कुछ भी लिखा रहेगा आप देख लीजिएगा कि क्या दे रहा है। और इसमें भी v इनिशियल से v फाइनल या 0 से v। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया लिख लेते हैं, बोलो क्या लिखेंगे बताओ। पी डेल्टा टी तब जब पी कांस्टेंट हो, अभी कांस्टेंट पे बात नहीं करते। इंटीग्रेशन पी डी टी इज इक्वल टू एम, ये वाला इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, क्या हो जाएगा वो वी स्क्वायर बाई टू, लेकिन लिमिट तो डालना पड़ेगा, ये 0 से t। तो पहला चीज जो आपको रट्टा मारना है वो यही मारना है, इंटीग्रेशन पी डी टी इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पहला चीज रटना है, लेकिन इसमें भी आपको कई बार जरूरत पड़ेगा कांस्टेंट पावर का, ज्यादातर 9th में भी जरूरत पड़ता है कि अगर इफ p इज कांस्टेंट, p कांस्टेंट होगा तो उसको हम इंटीग्रेशन से, तो क्या बच जाएगा t में, वो हो जाएगा t। तो p इंटू टी बराबर हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तुम पढ़े भी होगे, पावर इंटू टाइम बराबर वर्क डन, एंड वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़े होगे 9th में ये चीज पढ़े होगे। पावर बराबर W बाई टी, अब P इंटू टी बराबर, तो 9th में वेरिएबल का कोई कंसेप्ट होता नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। तो इसीलिए वहां पर P इंटू टी बराबर W था, और W इज वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कोई दिक्कत, अगर पावर कांस्टेंट हुआ तो पावर इंटू टाइम होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और अगर पावर कांस्टेंट नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन पी डी टी होगा चेंज इन। आपको ये वाला भी रटना है और ये वाला भी रटना है, ये तो हम मतलब मजाक मजाक में लिख दिए, ठीक है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पावर और टाइम में जब टाइम बोल दे और वेलोसिटी के बारे में चर्चा करें या काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करें, आप इस दोनों में से कोई एक यूज करेंगे गिवन द मतलब देख करके कि पावर कांस्टेंट है कि वेरिएबल। आपको टाइम का बारे में बोल दे कि 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद क्या स्पीड होगा, ऑब्वियसली इनिशियल स्पीड हो सकता है 0 हो जाए, तो आपका सिंपली P इंटू टी बराबर हाफ एम भी फाइनल स्क्वायर होगा, वहां से स्पीड बता दीजिएगा। अगर टाइम बोल रहा हो कि टाइम के इतने टाइम के बाद स्पीड, तो आप इस दोनों में से कोई एक को यूज करेंगे, ठीक है क्या, गिवन दैट कि P कांस्टेंट है कि वेरिएबल। आगे एक और तरीके से होगा, पहले इसको लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, हम सवाल भी कराएंगे आपको इस पे। ये बात भी लिख लेना कि एरिया अंडर पीटी कर्व गिव्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इंटीग्रेशन पीडीटी मतलब एरिया अंडर पावर टाइम कर्व, ठीक है, जल्दी लिख लो। अब देख रहे हैं नहीं, आगे बढ़ा जाए, ये था ना, ओके बढ़े। अच्छा यहीं पर अभी हम लोग क्या लिखें, ये पहला बात लिखें, जब टाइम वाइम के बारे में चर्चा हो, इतने टाइम के बाद स्पीड क्या होगा, तो आप इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, पावर इंटू टाइम बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल अगर 0 हो तो पावर इंटू टाइम बराबर हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, और अगर पावर कांस्टेंट नहीं हो तो इंटीग्रेशन पीडीटी बराबर हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, वी इनिशियल 0 हो तो खाली हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। सुनिएगा मेरी बात बच्चों, पावर जो था वो था F इंटू वी, ऑब्वियसली फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, तब बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होगा। तो पावर को एक और फोर्स को एक और तरीका से लिखते हैं ना हम लोग, लिखते नहीं लिखते हैं क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी नहीं बल्कि वी डीवी बाई डी एस, डी अगर एक्स एक्सिस में जा रहा तो डी एक्स लिख देता है इसको, और इंटू वी इंटू वी।
तो P इंटू डी एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर dv। यस और नो? इसके बाद क्या करने का मन कर रहा है, इंटीग्रेशन पी डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mv स्क्वायर dv, नहीं? और m बाहर आ जाएगा तो v स्क्वायर dv, कहां से कहां तक, v इनिशियल से v फाइनल, v इनिशियल से v फाइनल। इसमें ऑब्वियसली s इनिशियल से s फाइनल। अब इसको तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसके लिए पावर एज ए फंक्शन ऑफ s चाहिए, लेकिन इसको तो इंटीग्रेट, तो क्या लिखेंगे हम जरा बताओ, इंटीग्रेशन पी डी एस इज इक्वल टू m v स्क्वायर dv क्या होगा, v क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, v इनिशियल से v फाइनल, और ये कहां से कहां तक, s इनिशियल से s फाइनल। यस और नो? तो एक चीज तो याद करना है कि इंटीग्रेशन पी डी एस s इनिशियल से s फाइनल इज इक्वल टू m v फाइनल का क्यूब बाई 3 माइनस v इनिशियल का क्यूब बाई 3। कई बार इसमें v इनिशियल आपको 0 देगा, कई बार इसमें v इनिशियल, तो सीधे हो जाएगा m v फाइनल का क्यूब बाई 3। और इसमें एक स्पेशल केस है जो आपको डिस्कस करना चाहिए, जिससे सवाल मिलता है, क्या, अगर इफ p इज कांस्टेंट, अगर p कांस्टेंट हो तो p को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, यहां पे इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा, डेल्टा s, s फाइनल माइनस s इनिशियल, या हो सकता है सीधे s लिख दो, 0 से शुरू किया हो तो, और दैट इज इक्वल टू m बाई 3 v फाइनल का क्यूब माइनस v इनिशियल का क्यूब, और इफ डेल्टा s इज इक्वल टू s लिख दें एंड v इनिशियल इज इक्वल टू 0 लिख दे, तो सिंपली हो जाएगा p इंटू s बराबर m v फाइनल का पावर 3 बाई 3। बहुत जरूरत पड़ता है इसका, ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा। वहां था पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो, वहां था पावर इंटू टाइम बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो, यहाँ पे पावर इंटू एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट है ना, तो दैट इज 1/3 mv क्यूब, अगर v इनिशियल इज 0। बहुत जरूरत पड़ेगा इसका। इसमें आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो s की पावर 1/3 हो जाएगा। वहां पर पूछेगा वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो वहां हो जाएगा t की पावर 1/2। मतलब कांस्टेंट पावर में आया था p इंटू टी बराबर हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल हम मानते हैं 0, और कांस्टेंट पावर में आया p इंटू एस बराबर m v क्यूब बाई 3। तो इसमें v जो है प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 हो जाएगा, इसमें v जो है प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/3 हो जाएगा, है ना। एक ये और एक ये, इज दैट ओके? खूब पूछेगा तुमसे प्रोपोर्शनैलिटी वाला चीज, तो मेरे हिसाब में याद रखना चाहिए। पहले आप इसको लिख लीजिए, ये वाले को, फिर हम अगला वाला बात दिखाएंगे। जल्दी लिखिए सर। तो भाई साहब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, आइए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन 4-5 लिख दिए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। पहला इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो तो बउआ, क्या है, ए कार ऑफ मास m moves with constant acceleration a along a straight horizontal road against a constant resistance force r. When velocity of car is v, what is rate at which engine is doing work? कुछ नहीं समझ में आया सर? काहे लाएगा कुछ समझ? पिक्टोरियली समझते हैं। क्या कह रहा है बाबू? एक तो कार है, क्या है? कार है। तो कार आगे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, तो उसको एक्सेलरेट कराने के लिए कोई फोर्स होगा ना। जनरली वो फोर्स कौन होता है? अच्छा तुम देखो एक्सटर्नल, क्यों कोई किसी आदमी को कार को खींचते हुए देखो, एक्सटर्नल कोई है जो कि कार को खींच रहा है और दौड़ा रहा है, होता वो एक्सटर्नल ही है, बट दैट एक्सटर्नल फोर्स इन दिस सिचुएशन इज फ्रिक्शन। जहां कोई नहीं वहां कौन?
अब वो रोटेशन में हम आपको समझाएंगे कि आखिर वो फ्रिक्शन कैसे आता है, क्या होता है, नहीं होता। बट इंजन क्या करता है, इंजन इस पहिया को ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, तो घुमाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर फ्रिक्शन आगे की तरफ आता है और वही एक्सेलेरेट कराता है। वही अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो कितना पावरफुल इंजन ले आओ, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उस फ्रिक्शन को ही हम लोग यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लेते हैं कि वो फोर्स जो आगे इसको लेके जा रहा है दैट इज एफ। ऑब्वियसली वो यहां नहीं लग रहा होगा, कहां लग रहा होगा, जमीन के पास, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। और कह रहा है कि स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, एक रेसिस्टिव फोर्स है आर, जैसे एयर का ड्रैग होता है, मान लो कि इंजन को आगे ले जाना है तो एयर रेसिस्टेंस पीछे लग रहा, वो रेसिस्टेंस आर है, ठीक। तो पहली बात तो हम इस एफ का वैल्यू सवाल वाला नहीं दिया, क्या आप बता सकते हैं, क्या लिखेंगे, एफ माइनस आर बराबर एम इंटू, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर प्लस एम ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब फिर क्या कह रहा है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ कार इज वी, व्हाट इज रेट एट विच इंजन इज डूइंग वर्क। तो आपको पावर का वैल्यू कह रहा है, कह रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो पावर हो जाएगा एफ इंटू, क्या एफ का वैल्यू हमको मालूम चल गया है, आर प्लस एम ए, और दैट इंटू वी, सवाल वाला खुद ही भी बोल रहा है। सो दैट इज योर रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इंजन, दैट इज पावर, ठीक है। घटिया सवाल था, जल्दी नोट करो, सवाल तुम लोग जैसा ही है। हम तुमको पता है मजाक करते हैं, हटा इसको, अरे यार जल्दी लिखो तुम, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, अब मैन लिफ्ट से, घटिया घटिया सवाल है बट जानबूझ के किए हैं कि थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। A man lifts 60 kg mass to a height 20 meter in 5 minutes. What is average power supplied by man to the mass m? तो अगर मैन, सवाल समझ में आया कि एक आदमी है 60 किलो मास को कितना हाइट तक लेके जा रहा है, 20 मीटर। तो 60 केजी को 20 मीटर तक ले जाने के लिए उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए हमको कुछ काम, तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया होगा वो कहां गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो किसी मास को एच हाइट तक लेके जाना है तो ग्रेविटी तो नीचे लगा रहा होगा एम जी, और हम आराम आराम से ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम किधर लगा रहे फोर्स, एग्जैक्टली इक्वल टू एम जी, और एच हाइट ले जाएंगे तो मेरा द्वारा काम कितना होगा, एम जी इंटू एच इंटू कॉस जीरो। जो ग्रेविटी जितना निगेटिव वर्क कर रहा है उतना ही हमको पॉजिटिव वर्क करना होगा, या फिर जो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ा वो हम बढ़ाएं, जितना से बढ़ा तो मेरे द्वारा कार्य किया गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ गया है, एम जी एच से, इनिशियल तो 0 ही। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा एम जी एच, एम कितना है 60, जी है 10, और हाइट कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया, 12,000 जूल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 12,000 जूल। फाइंड एवरेज पावर सप्लाइड बाय मैन टू द मास। तो एवरेज पावर क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है, 12,000 जूल। 5 मिनट ना, तो 60 इंटू 5, इज दैट ओके। कितना हो जाएगा 200 बाई 5, दैट इज 40 वाट। कोई गलत बात तो नहीं कर रहे, पक्का। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, आदमी इतना ही काम किया होगा क्या, नहीं भाई, वो अपने वेट को ऊपर ले जाने के लिए भी कुछ मतलब कुछ कार्य किया गया होगा उसके ही द्वारा, लेकिन ये बोल रहा है कि ऑन दी टू दी मास, इज दैट ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का, ठीक है। इंजन ऑफ अ ट्रेन चेंजेस द वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट। एक ट्रेन है जिसका मास आपको दिया गया है, इतना है मास ऑफ द ट्रेन, और उसका स्पीड कहां से कहां जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड। कितने देर में, 5 मिनट में। तो आपसे पूछा जा रहा है पावर ऑफ द
इंजन। आपसे क्या पूछा जा रहा है? पावर ऑफ द, क्या होगा पावर? वर्क बाय टाइम। अब वर्क क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। तो अब हम लोग एम के जगह पे वैल्यू रख देंगे 2.05 इंटू 10 की पावर 6 और टाइम की जगह पे कितना? 5 मिनट, तो 5 गुना 60 सेकेंड। अब वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, वी फाइनल 25 है तो उसका स्क्वायर 625 अब माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर 25। ये कैलकुलेशन हम कर दें क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, मास के ही, अच्छा बाकी सब कट जाएगा। 625 माइनस 25 इज 600, 600 कट। वाह बहुत तेज हो तुम लोग। लेकिन यहाँ पे हम जूल जो लिख दिए वो गलत है, वॉट होगा नहीं। इज इट ओके? जल्दी आगे बढ़ूं? अरे बोलो भाई। प्रस्थान कीजिए अगले सवाल पे। अभी सब सिंपल सिंपल ही है सवाल, पावर में बहुत टफ क्वेश्चन बनता भी नहीं है यार। कह रहा है कि एक बॉडी है, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक, ये x एक्सिस अगर है तो एक बॉडी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक गया है। किसके प्रभाव में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स अलोंग x एक्सिस। एक ऐसे फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो खुद भी x एक्सिस के अलोंग है, और उस लेकिन वो फोर्स कांस्टेंट नहीं, x एक्सिस के अलोंग तो है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। कहां से कहां तक? 20 न्यूटन से 20 न्यूटन से 0 जा रहा है कितने मीटर में? मतलब ब्लॉक को यहां से यहां तक ले जा रहे हैं। इस जगह पे फोर्स होगा कितना? 20 न्यूटन, और यहां आकर के फोर्स हो गया होगा 0 न्यूटन। वो ग्रेजुअली 20 से 0 घट रहा होगा लिनियरली। हम बता सकते हैं कि कैसे घट रहा होगा, इक्वेशन लिख सकते हैं बट इक्वेशन का जरूरत नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड एवरेज पावर ऑफ द फोर्स, लेकिन ये बता रहा है कि यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा है? 10 सेकेंड। तो एवरेज पावर क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पे वर्क पता करने के लिए अपन क्या करेंगे? एरिया अंडर एफएक्स कर्व। वर्क एनर्जी पावर में एक चीज हम कहीं बोले नहीं कि एरिया अंडर एफएक्स कर्व इज वर्क। हम कितना दिन सोचे फिर भूल गए, हमको थोड़ा अल्जाइमर का प्रॉब्लम है। वर्क जो होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स होता है ना, तो एरिया अंडर एफएक्स कर्व इज वर्क। एक दो बार बोले भी थे कि बोलेंगे फिर भूल गए। एनीवे, तो ये वाला जो एरिया होगा वो एरिया कितना आ जाएगा आपका? हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 5 गुणा 20। और समय कितना लगा वो सवाल वाला दे चुका है, सब एसआई यूनिट में है। अरे कहो हाँ, तो ये चीज पावर भी जो आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा। बोलो तो ये कितना हो जाएगा? 5 वाट। इज दैट ओके? बहुत बेकार। हाँ तुम लोग जैसा ही। आगे बढ़ूं? तीन क्वेश्चन और है ना, आगे बढ़े? अरे बोलो। ये तो क्लास पे डिस्कस करा दिए। क्या कह रहा है सवाल देखो तो। कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब F इंटू भी हो जाएगा पावर। ठीक है, फोर्स भी उसी के डायरेक्शन में लग रहा है। स्टार्ट कर रहा है रेस्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंजन विच डिलीवर्स कांस्टेंट पावर। क्या 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 कहानी बोल दिया कि पावर क्या है? कांस्टेंट है। एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 डिग्री मान ले रहे हैं। वैसे कई बार रेस्ट से नहीं, अच्छा रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तब तो 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री का सवाल ही नहीं है। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हमेशा होगा। और पावर जो है वो कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है।
तो अब पावर अगर कांस्टेंट हो और रेस्ट से मोशन स्टार्ट हो तो हम लोग आपको दो इक्वेशन हम बताए हैं, P इंटू टी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो, और P इंटू एस बराबर एम वी क्यू बाई 3। यस और नो? तो इस वाले केस में भी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टी की पावर 1/2 पहला वाले केस में, और दूसरा वाला अगर तरीका लिखेंगे तो v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा s की पावर 1/3। तो अगर पावर कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा t की पावर 1/2, और पावर कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा s की पावर 1/3। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/। कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या? कहो नो। वेरी गुड, जल्दी लिखो। सुनिए मेरी बात, ये क्वेश्चन एक बार देख लो ना, ये उससे अलग है। पिछला केस में पावर कांस्टेंट था, अब पावर कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, मान लेते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये बात भी मान लेते हैं, जनरली देना चाहिए। नहीं भी होगा तभी नेचर ऑफ द ग्राफ सेम रहेगा, ओरिजिन से खाली नहीं गुजरेगा। एनीवे, अब आप कह रहा है ग्राफ बिटवीन पावर एंड टाइम एंड ग्राफ बिटवीन पावर एंड डिस्प्लेसमेंट, पी और एस के बीच, पी और टी के बीच। तो पावर क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल रहा है तो फोर्स भी कांस्टेंट है, वैसे लिख भी दिया है। तो एफ इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो हम लोग को सब कुछ मालूम है, ए भी कांस्टेंट हो गया, तो v बराबर क्या होगा u प्लस, मान लेते हैं u, तो v बराबर क्या हो गया 80, और s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u 0 मान लेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर। कहो हाँ। लेकिन यार टाइम, अच्छा एक और चीज होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, अगर u 0 मान लेंगे तो v बराबर अंडर रूट 2a। ये इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है सवाल वाला, पावर और टाइम का ग्राफ का नेचर, पावर और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का नेचर, यस और नो? तो एक बात बताओ बउआ, हेलो, अगर हम पावर लिखेंगे तो यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखेंगे, फोर्स तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ v की जगह पे 80, और यहां से v की जगह रूट 2s लिख सकते हैं। तो पावर बराबर f इंटू 80 लिखे हैं, f इंटू रूट 2s भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये कैसा ग्राफ होगा p वर्सेस t? स्ट्रेट लाइन होगा y बराबर mx जैसा, और यहाँ पे p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, अगर स्क्वायर कर देंगे तो सिर्फ ऐसे बचेगा, यहाँ पे एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, तो ग्राफ p वर्सेस s का कैसा होगा? पैराबोलिक, y बराबर ax स्क्वायर, ये x बराबर ay स्क्वायर, दैट इज पैराबोला। यस और नो? अब शेप कैसा बनेगा हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे। तो ये कैसा ग्राफ होगा p वर्सेस t का? स्ट्रेट लाइन, यस और नो? और नीचे वाला कैसा ग्राफ होगा p वर्सेस t का? पैराबोला। तो दिस इज पैराबोलिक ग्राफ, ऊपर वाला इज स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन क्या होगा, ग्राफ बिटवीन पावर एंड टाइम t इज स्ट्रेट लाइन एंड ग्राफ बिटवीन पावर एंड डिस्प्लेसमेंट इज पैराबोला। इज दैट ओके? ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट। हमको एक दो बात पढ़ाना है, जल्दी इसको नोट कर लो, फिर पढ़ा देते हैं, फिर खत्म करेंगे। ठीक है, एक चीज हम लोगों को पढ़ना है, एफिशिएंसी। यार ये सब चीज तो तुम लोगों को मालूम भी होगा, मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पढ़े होगे लेकिन समझ आया हो, मतलब समझ आता होगा। एफिशिएंसी का स्पेलिंग सही है? हाँ? अच्छा, एफिशिएंसी क्या होता है? मान लो कि बालक ए 2 घंटा पढ़ा और इसने
20 क्वेश्चन सॉल्व किया सही सही, और बालक आर, तुम कितने घंटा बोले? 2 घंटा। बालक आर 2 घंटा पढ़ा और 60 क्वेश्चन सही सही किया, तो उसके पढ़ने का एफिशिएंसी सेम ही इनपुट में आउटपुट जिसका ज्यादा। इनपुट यहाँ क्या है? समय। समय तुमने खर्च किया और पाया नॉलेज जो या क्वेश्चन सॉल्व किया, यस और नो। सिमिलरली मान लो बहुत बार तुम ये भी देखते होगे कि कोई कोई कार रहता है उसका माइलेज ज्यादा होता है, किसी किसी का कम होता है, तो दैट टॉक्स अबाउट एफिशिएंसी, मतलब सेम फ्यूल में कितना ज्यादा हमको एनर्जी करके एनर्जी दे रहा आउटपुट में, यस और नो। सो एफिशिएंसी बेसिकली किस चीज के बारे में बताता है? रेशियो के बारे में बताता है। किसके रेशियो के बारे में? जो तुमको मिल रहा है और जो तुम खर्च कर रहे हो, जो कार्य मिल रहा है और जो एनर्जी तुम खर्च करो। जनरली कोई भी इंजन जो काम करता है, मान लीजिए कि मोटरसाइकिल है, तो भाई वो पेट्रोल खाता है। पेट्रोल का कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू होता है माने 1 ग्राम तेल जलने से कितना एनर्जी निकलता है पता है हमको, ठीक है। तो 1 लीटर तेल से कितना एनर्जी निकलता है वो हमको पता है। अब वो दोनों 2 अलग अलग इंजन है, 1-1 लीटर तेल खाया तो कुछ कुछ एनर्जी उसने कंज्यूम किया, उसके बदले में हमको वो कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया। अब कितना काइनेटिक एनर्जी दिया वो निर्भर करेगा कि उसका एफिशिएंसी कितना ज्यादा है ना। जनरली फिजिक्स में लोग मान लेता है कि जितना एनर्जी कंज्यूम किया वो सब हमको मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जितना इनपुट पावर होता है उतना आउटपुट पावर नहीं होता। 1 सेकंड में जैसे कोई बल्ब है, तो बल्ब हमको लाइट एनर्जी दे रहा है, तो 1 सेकंड में हो सकता है वो 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो, लेकिन 90 जूल ही लाइट एनर्जी हमको मिल रहा होगा, कुछ चीज कुछ लॉस हो जाता है। तो एफिशिएंसी का जो मतलब होता है, एफिशिएंसी फ्रैक्शनल में जो होता है ईटा, ये होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। और परसेंटेज एफिशिएंसी जो होता है वो होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100% इंटू 100%। सो परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर पी आउटपुट बाय पी इनपुट इंटू 100%, ठीक। बस ये एक डेफिनेशन है, इसका यूज जहां तहां पड़ेगा। हम लोग अगले क्लास में एक आध सवाल कर लेंगे। कायदे से आज ही सोच रहे थे कि एक आध सवाल कर ले, लेकिन समय ठीक ठाक हो गया है तो हम इसको छोड़ेंगे। एक चीज हम नहीं अभी पढ़ाए तुमको, क्या नहीं पढ़ाए जो कि पढ़ाया जाता है, आउटपुट पावर ऑफ अ वाटर पंप ऑफ अ, घर में जिसको हम लोग बोलते हैं ना मोटर चला दो, वो मोटर वो बेसिकली क्या है? पंप है। उसमें मोटर एक कंपोनेंट होता है जो कि वाटर पंपिंग में हमको हेल्प करता है। तो किसी भी वाटर पंप का आउटपुट पावर कैसे लिखते हैं, क्या होता है एक्सप्रेशन वगैरह, इस पे चर्चा करके इसको क्लोज करेंगे। ऑब्वियसली 15 मिनट हमको चाहिए उसके लिए, तो अगले ही क्लास में करते हैं। कहानी खत्म करें। आप इसके बेसिस पे पावर का सब सवाल कर लीजिएगा, कर सकते हैं। केवल कहीं पर भी अगर आपको वाटर पंप वाला क्वेश्चन दिखे तो उसको अभी होल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं। थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो समझ को खींचता है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है, ऊपर लेके जाने में नीचे से ऊपर ले जाता है, और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दे देता है। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा और जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा 1 सेकंड में, दैट इज योर आउटपुट पावर। लेकिन उसका हम एक्सप्रेशन लिखा देंगे अगली क्लास में ताकि आपको रटा हुआ हो, ठीक है। फिर हम लोग खत्म करेंगे। तो टेक्निकली अगले क्लास में हम लोग वो पंप वाला चीज़ 15 मिनट 20 मिनट पढ़ेंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आज का कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, ठीक है। शुभ रात्रि कहाँ भाई, दोपहर है।